नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। ब्राजीलिया में दोनों नेता व्यापार और रक्षा सहित आपसी हित के क्षेत्रों में कार्यनीतिक साझेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और ब्राजील आतंकवाद रोधी, गोपनीय सूचना साझा करने, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में गणना प्रपत्र एकत्र करने का कार्य 25 जुलाई की समय सीमा से पहले पूरा हो जाएगा। शिशुओं के लिए पहली मलेरिया रोधी दवा के इस्तेमाल को स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी और भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। ब्राजीलिया में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों पर चर्चा हो रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी, गोपनीय सूचना साझा करने, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्राजीलिया में इस समय मौजूद हमारे संवाददाता सुधींद्र से। सुधींद्र, द्विपक्षीय वार्ता पर आपके पास अभी क्या ताजा जानकारी है? जी अशोक, देखिए आज सुबह यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा द्वारा बातचीत चल रही है कई विषयों पर, और ये आपसी हित और सहयोग से जुड़े कई विषय हैं और दोनों नेताओं ने इन विषयों पर विस्तृत बातचीत की। आज ग्लोबल साउथ प्रांत के दोनों राष्ट्र प्रमुख आर्थिक व्यवस्था हैं और वैश्विक स्तर पर कई मंचों पर एकजुट होकर अपना वक्तव्य रखते हैं। वैश्विक विश्व संस्थाओं में सुधार और पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में दोनों राष्ट्र एक ही आवाज में अपना रुख रखते हैं। पहलगाम आतंकवादी घटना पर ब्राजील ने कड़े शब्दों से निंदा की थी और बायोफ्यूल, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि संशोधन, तेल और नैसर्गिक ऊर्जा, खनिज उत्खनन क्षेत्र में दोनों राष्ट्र सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। अभी कुछ पल में 4 क्षेत्रों में दोनों राष्ट्र MOU, जैसे आपने बताया कि 4 क्षेत्रों में MOU का हस्ताक्षर होगा, जो है आतंकवाद से जुड़ा है और गुप्त वार्ता का आदान प्रदान और रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि अनुसंधान है। अशोक जी, धन्यवाद सुधींद्र इस जानकारी के लिए। इससे पहले श्री मोदी का अल्वोराडा पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरो की बहुत ही उपयोगी और लाभकारी यात्रा पूरी करने के बाद कल रात ब्राजीलिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया और बटाला मुंडो बैंड ने उनके समक्ष पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेगे का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैंड का संगीत एफ्रो ब्राजीलियन सामंजस्य को बढ़ावा देने का एक वैश्विक प्रयास है। इस अवसर पर भारतीय प्रवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 27 वर्षों बाद ये नामीबिया की तीसरी यात्रा होगी। श्री मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। उनका नामीबिया की संसद को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। भारत की विदेश नीति का अफ्रीका लगातार केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा आगामी भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नामीबिया में खनिजों के विशाल भंडार है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए और वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास तक की साझा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों नेताओं
के बीच आगामी यात्रा के दौरान समान समाधान के ऊपर चर्चा की जाएगी। जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे उसमें ये भी वार्तालाप होगी। ऑयल एंड गैस में हमारा और भी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ेगा और नामीबिया अपनी एक रिफाइनरी बनाना चाहता है। नामीबिया अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है और दूसरा एरिया है क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम हो गया, ग्रेफाइट है, उसके बाद मोलिब्डेनम, हेवी रेयर अर्थ, काफी सारे मिनरल्स हैं जिस पर हमारे पीएसयूज इन्वेस्ट कर सकते हैं। नामीबिया की राजधानी विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत और नामीबिया के बीच एक नई साझेदारी की उम्मीद भी बढ़ रही है। अपर्णा कोंड, आकाशवाणी समाचार, विंडहोक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में गणना प्रपत्रों के संग्रह का कार्य 25 जुलाई की समय सीमा से पहले ही पूरा हो जाएगा। आयोग ने कहा कि पहले 14 दिनों में लगभग 47% गणना प्रपत्र एकत्र कर लिए गए हैं। आयोग ने कहा कि इस काम में 20,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। इस कार्य में सहायता के लिए लगभग 4 लाख स्वयंसेवक, जिनमें सरकारी अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य भी शामिल हैं, जो पुनरीक्षण प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, बीमार और कमजोर लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संशोधित मतदाता सूची आवश्यक है। सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। देश में अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 करोड़ 78 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं और 70,000 से ज्यादा पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गलियारे पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने बताया कि अब कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है। दिल्ली में 4 कचरे की टेकड़ियां है और ये पूरी टेकड़ियां जो ये नष्ट करने का हमने संकल्प किया है और इसलिए आने वाले समय में जो रोड डेवलपमेंट होगा, पूरे देश में अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया है, जिसके कारण गाजीपुर के टेकड़ी का जो हाइट थी वो 7 मीटर से कम हुई है। जो हमारे क्रैश बैरियर है हमने वो बाम्बू के बनाए हैं और हुए 20 किलोमीटर कम से कम उसके भी पूरे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि आय को दोगुना करने और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में AI की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और इस क्षेत्र में IIT रोपड़ की अग्रणी भूमिका का उल्लेख किया। पहली बार भारत में किसान अपने ऐसे तो टेक्नोलॉजी यूज करता है, मशीन तो खेतों में यूज करता है, उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी AI को उसमें यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसकी आमदनी को दुगनी किया जाएगी, उसकी प्रोडक्ट को उचित मूल्य मिले, बाजार के साथ तो सविशेष तथ्य के साथ जुड़े रहे। यही इसी उपक्रम का सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज राजस्थान के धौलपुर में एक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने सेतु पहल के अंतर्गत की है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के बीच विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का भी दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित समिति ने पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में ये बात कही है। समिति के सदस्य सत्यपाल सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि पुलिस ने तथ्यों से छेड़छाड़ की है। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई कि पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखा, FIR रजिस्टर हुई लड़की के हाथ की कंप्लेंट है और उसमें उन्होंने आरोपियों के बारे में जो नाम लिखे और पुलिस ने इरेज कर दिए। पुलिस ने इरेज करने के बाद उसकी जगह कहीं J लिख दिया, कहीं M लिख दिया, कहीं M लिख दिया। समिति ने मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की सिफारिश की है। बिहार पुलिस ने उद्योगपति गोपाल खेमका हत्या मामले में व्यवसायी अशोक साव को गिरफ्तार किया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि उद्योगपति की दुश्मनी और जमीन विवाद के कारण हत्या कराई गई। इस मामले में एक शार्प शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इससे पहले सुबह
शूटर को हथियार उपलब्ध कराने वाला शख्स पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दिल्ली सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 5 चरणों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए करीब 19,000 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। शिशु और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त दुनिया के पहले मलेरिया रोधी उपचार को स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मलेरिया से संबंधित अधिकांश मृत्यु 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में होती हैं। अफ्रीका में अगले कुछ हफ्तों में इस दवा का उत्पादन और वितरण शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गुरुवार तक तेज वर्षा जारी रहेगी। शुक्रवार तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट, उमरिया सहित सभी जिलों में मध्यम स्तर की अचानक बाढ़ का खतरा जताया है। साथ ही अनूपपुर, डिंडोरी, हरदा, खंडवा, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मध्य प्रदेश में बालाघाट और रायसेन जिलों में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। टीकमगढ़ जिले के बान सुजारा बांध के आज 12 गेट खोल दिए गए हैं। बैतूल जिले के सतपुड़ा बांध के भी 7 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से नरसिंहपुर जिले के कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। बारिश के चलते छतरपुर जिले में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश के लिए सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन खातों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि निष्क्रिय जन धन खातों पर नजर रखी जाती है और बैंकों को खाता धारकों को खातों को सक्रिय करने के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है। केंद्र सरकार ने रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल को ब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इन चैनलों के देश में ब्लॉक होते ही सरकार ने तत्काल एक्स को इन अकाउंट को बहाल करने के लिए पत्र लिखा। एक्स ने अब इन्हें अनब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत प्रतियोगिता शुरू की है। ये राष्ट्रव्यापी पहल भारत के अग्रणी एआई स्टार्टअप को भारतीय भाषाओं में पाठ्य इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक सामग्री के निर्माण के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। और बात खेलों की। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। ताजा रैंकिंग में दीप्ति को 1 स्थान का फायदा हुआ है। अब वो रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद पाकिस्तान की सादिया इकबाल से सिर्फ 8 रेटिंग अंक पीछे हैं। दीपिका कुमारी और ज्योति सुरेखा वेन्नम आज से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होने वाले तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारत की अगुवाई करेंगी। टूर्नामेंट में 16 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा ले रहा है। प्रतियोगिता में 49 देशों के 336 तीरंदाज भाग लेंगे और ये इस महीने की 13 तारीख तक चलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। ब्राजीलिया में दोनों नेता व्यापार और रक्षा सहित आपसी हित के क्षेत्रों में कार्यनीतिक साझेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और ब्राजील आतंकवाद रोधी, गोपनीय सूचना साझा करने, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में गणना प्रपत्र एकत्र करने का कार्य 25 जुलाई की समय सीमा से पहले पूरा हो जाएगा। शिशुओं के लिए पहली मलेरिया रोधी दवा के इस्तेमाल को स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का